मेरे से लंबी चैट नहीं होती। नेगेटिविटी को निभाने का मेरे पास टाइम नहीं है। ख़ुसूसन लड़कियां ढूंढना पड़ती थी कि भी औरत जब रोएगी तो फिर रोते हुए वो बहुत सारे अपने मुतालबात मनवा लेती है। गुलिन ख़ेज़ अख्तर अगर मिज़ाज निगार ना होता तो कातिल होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क एंड वाइट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। जहाँ मज़ा और हकीकत का हसीन इम्तिज़ाज मिलता है वहाँ पे चेहरा चमकता हुआ नज़र आता है। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो लोगों के चेहरों पे खुशी बिखेरते हैं और तंज़ व मज़ा का जो है एक कीमती ज़ख़ीरा जो है दिलों तक पहुँचाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं गुलिन ख़ेज़ अख्तर साहब की, जो ड्रामा निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं और उसके अलावा बहुत सारे पॉडकास्ट भी कर चुके हैं, होस्ट भी हैं बेहतरीन। जी, हमारे साथ मौजूद है गुलिन ख़ेज़ अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, लाइफ में सबसे पहले बताइए क्या चल रहा है? लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा, लेकिन बड़ा मज़ा। मैं तो सारी ज़िंदगी मुझे प्रॉब्लम्स में मज़ा है। प्रॉब्लम तो ज़िंदगी का हिस्सा है। उसी प्रॉब्लम में मज़ा आता है। ज़िंदगी में खुशी आपको मिलती तब है जब आपका कोई मसला हल होता है। तो जब आपका कोई मसला ही नहीं होगा और वो हल ही नहीं होगा तो फिर तो बोरियत हो जाएगी ना। बिल्कुल ऐसे। मसरूफियत है, बस सीरियल हैं, कुछ एक फ़िल्म का प्रोजेक्ट है, अखबार के कॉलम हैं, प्रोडक्शन का काम चल रहा है, कुछ डायरेक्शन के हैं, मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स हैं, तो बस खुशी है। अच्छा सर, आपका एक कॉलम था जिसमें आपके अकॉर्डिंग आपने कहा था कि गुलिन ख़ेज़ अख्तर अगर मज़ा निगार ना होता तो क्या होता, क्या कहेंगे इस पे? गुलिन ख़ेज़ अख्तर अगर मिज़ाज निगार ना होता तो कातिल होता। सच्ची बात है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि मेरा ताल्लुक एक बड़ी उस वक्त की गरीब फैमिली से था। माशाल्लाह अब तो सारे सेट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो महरूमियाँ होती हैं ना बचपन की, यार ये चीज़ लेनी थी, खिलौना लेना था, किताब लेनी थी, ये क्यों नहीं मैं ले सका। उन महरूमियों ने अंदर यानी वो दब के रह गई। दब के ऐसे कि वो अब भी वो उसका इजहार बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि मुझे गुस्से की शक्ल में होने लगा है। तो मैंने मिज़ाज निगारी का भारी पत्थर उस बारूद के ऊपर रखा हुआ है ताकि वो फटने ना पाए। अगर मैं मिज़ाज निगार ना होता तो अंदाज़ा लगा ले वो भारी पत्थर ना होता, वो पत्थर ना होता तो फिर वो बारूद होता। बारूद किसी भी शक्ल में मेरे हाथ में आ जाता या मैं किसी को मार देता या मेरा कोई और अंदाज़ होता। लिहाजा मिज़ाज निगारी अगर मैं ना करता तो इसलिए मैंने कहा कि मैं कातिल होता। पता नहीं मैं कौन कौन सा बंदा मार देता। इतना गुस्सा आपके अंदर भरा? हाँ, भर गया था ना वो उसी एहसास से महरूमी का। लेकिन वो तो बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का कि मुझे वो लाइन मिल गई जिसके बाद मुझे ये पता चल गया कि यार ये इसका इलाज है। ये मैं अंदर का गुस्सा जो खैर वो अब गुस्सा भी कहाँ रहा होगा, वो बारूद कहीं पिघल गया होगा। लोगों को खुशियाँ दे दे कि अब तो गुस्सा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोग हंसते हैं और मुझे तो वैसे ही हंसते हुए चेहरे बड़े पसंद हैं। तो रोती हुई सिर्फ मुझे लड़कियाँ पसंद। अच्छा, वो क्यों? पता नहीं क्या बात है, मुझे शुरू से ही ना कर्ज देख लिए खूबसूरती मजीद बढ़ जाती है लड़कियों की। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें मारना चाहिए, लेकिन वैसे ही मैंने कहा औरत की खूबसूरती रोते हुए ज़्यादा। आपने ये तो बूढ़ी मिथ है ना एक बनी हुई हमारे यहाँ की भी, औरत जब रोएगी तो फिर रोते हुए वो बहुत सारे अपने मुतालबात मनवा लेती है। क्यों मनवा लेती है? क्योंकि अच्छी लग रही होती है। अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं औरत जो है रोते हुए सबसे ज़्यादा बुरी भी लगती है। डिपेंड करता है कि वो किसको, लेकिन मैंने बस आपको अच्छी लगती है? हाँ, मुझे अच्छी लगती है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे जो मुसलसल तनाज़ात होते रहते हैं, नेगेटिविटी का इतना इन्वायरमेंट चल गया है, आप खुद को किस तरह से पॉजिटिव रख पाते हैं? मैं आपको बताऊं, मैं मोबाइल पे ज़्यादातर क्या देखता हूँ, टॉम एंड जेरी और बग्स बनी कार्टून बहुत शानदार हैं, और पिंक पैंथर। ये 3 कार्टून मेरे पसंदीदा हैं। पुराने से निकाल के वो मैं देखता हूँ, रिलैक्स कर देते हैं। मैंने एक तवील अरसा हो गया मैं टॉक शोज़ नहीं सुन रहा, और या कोई अच्छी फिल्म आ जाए, फिल्म मुझे अच्छी लगती है। मेरे से लंबी चैट नहीं होती, यानी कोई मैसेज आए मैं कहता हूँ यार आप मुझे बोल के मैसेज कर दें, फ़ोन ना करें, ताकि वो मेरे पास एक तो सेव होगा, मुझे कोई बात समझ नहीं होगी, मैं उसे दोबारा सुन लूँगा और आपसे बात कर लूँगा। और यही मेरी मसरूफियात हैं अगर मैं फ़ारिग हूँ तो, रिलैक्स रहने के लिए यही है। तो मीन्स कि आप ये 3-4 चीज़ें करते हैं और खुद को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं? आप भी करके देखें। नहीं, नेगेटिव तो खैर मुझे मैं इंसान हूँ ना, पता नहीं शायद कभी तो नेगेटिविटी ज़हन में आ जाती है, लेकिन नेगेटिविटी को निभाने का मेरे पास टाइम नहीं है।
मैं उसकी मिसाल मैं कितना ये के मतलब लोग मैं ऐसे अपने आप से दूर करते हैं? वो खुद ही दूर हो जाए। अच्छा सर, जब फेम मिलता है लोग कहते हैं अक्सर कि यार अब ये बंदा जो है ना ये सेट हो गया और ये बहुत पैसा कमा रहा है, मीडिया में बहुत पैसा है, ये देखा भी जाता है। आप ये बताइए कि सोशल मीडिया में पैसा कमाना आसान है ओवरऑल मीडिया में? नहीं, सोशल मीडिया एक टूल है पैसा कमाने का। अच्छा, इस टूल को यूज करके आप पैसा कमा सकते हैं। मसलन आप जो चैनल के थ्रू आप जो चीज़ लगाते हैं वो आपको यूट्यूब दे देता है, या आपको फेम उसके मतलब मैंने कई देखे हैं लोग जिनको हम टीवी पे लेके आए और उनका हवाला क्या था, सोशल मीडिया। यानी सोशल मीडिया के मशहूर लोग जो थे कॉमेडी के या सीरियस उसमें कंटेंट में, उनको अब टीवी वाले भी ले रहे हैं। तो मीन्स के सोशल मीडिया से आप फेम हासिल कर लें तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया भी ले लेता है। मतलब कि सोशल मीडिया पे पैसा कमाना जो है वो आसान है। और मतलब आपने अर्निंग कितनी की है? मतलब आपने ज़्यादा कमाया, थोड़ा कमाया? नहीं, मेरा अर्निंग का बेसिक सोर्स जो है वो सोशल मीडिया नहीं है। मेरा अर्निंग का सोर्स तो है कि मैं ड्रामे डायरेक्ट करता हूँ, या मैं कॉलम लिखता हूँ, या मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ऐसे ठीक है ना। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, और माशाल्लाह वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि उससे निकलना ही मुमकिन नहीं कि दूसरी तरफ जा सके। अच्छा सर, माशाल्लाह आप ड्रामा निगार भी हैं और काफ़ी अरसे से बहुत सारे जो है स्क्रिप्ट भी लिख चुके हैं। आपने क्या देखा है कि चंद सालों में पाकिस्तान के मीडिया में जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो कौन सी आई है, मुस्बत? पाकिस्तानी मीडिया में नहीं, अब ये नहीं मैं कह सकता मुस्बत है या मनफी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में तब्दीली आई कि एक तो बोल्डनेस बहुत आ गई। दूसरा ये हुआ कि हमें जब हम कुछ 15-20 साल पहले जब हम ड्रामा कर रहे होते तो हमें उसके लिए कास्ट के लिए लड़कियां, ख़ुसूसन लड़कियां ढूंढना पड़ती थी कि यार उसको बुला लें, या ये चंद जो मशहूर लड़कियां इन्हीं से काम चला लें जो मीडियम है। तो आजकल तो ये हाल है कि वो तो धड़ाधड़ यानी पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां जो हैं वो एक्टिंग के, मॉडलिंग के शोबे में आ रही हैं। तो मीडिया में ये चेंज आ गई। दूसरा आ गया कि हमें बोलना आ गया। ये सोशल मीडिया आने की वजह से बच्चे जो हैं वो नए, उन्हें पता चल गया कि ड्रामे के दौरान एक्सप्रेशन ये देने हैं, क्योंकि हर बच्चे ने तो मोबाइल कैमरा उठाया और अपनी वीडियो बना ली, हर बंदा अपने हिस्से का। तो ये तब्दीलियां आ गई हैं, उनमें एतमाद बहुत ज़्यादा आ गया। अच्छा सर, जैसे कामयाबी के सफ़र तक पहुंचने के लिए बहुत सी स्ट्रगल जैसे आप बता रहे करनी पड़ती है। बहुत से लोग ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं और जो आपका साथ छोड़ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में जब आपने ये मज़ा नगारी शुरू की और ड्रामा निगारी, कॉलमिस्ट बने, इस सफ़र में आपके साथ वो कौन से लोग थे जो खड़े रहे, और मुश्किल तरीन लम्हा था जहाँ पे आपको लगा अब मैं ये कर नहीं पा रहा और मुझे अकेले करना है? मुश्किल लम्हे तो सादिया बहुत से आए हैं। मतलब मैं पता है दोस्तों को, मैंने इसको कॉलमों में, किताबों में भी लिखा हुआ है। मसलन जब मैं मुल्तान से लाहौर आया था तो मेरी जेब में गारबन 56 रुपये थे और मैंने 1.5 साल दाता साहब पे सो के गुजारा। एक मुश्किल मरला वो था कि यार मैं अब खाऊं कैसे, वहीं से चावल लेके खा जाने, वही कपड़े, उन्हीं कपड़ों में बैठ जाना, नलके के नीचे नहा लेना और फिर धूप में बैठ जाना, वही सूख जाना, ये प्रॉब्लम। फिर मैं एक फैक्ट्री में हेल्पर की जॉब करता रहा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मास्टर्स किया हुआ था, जॉब के ये प्रॉब्लम थे। अच्छा, मास्टर्स किया हुआ था और नहीं मिल रही थी। अच्छा, फिर किसी दोस्त के पास चले गए, कोई इधर उधर होते होते ये सारे जो धक्के हैं मुझसे, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि इस लाहौर ने यूं पलटे दे के मारा, और पूरी तरह उसने चेक किया लाहौर ने कि बंदा मेरे को रहने के काबिल है या नहीं। मेरे पास शायद हिम्मत इतनी नहीं थी, मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं थी कि मैं अब कहाँ जाऊँ। तो इसलिए ज़िंदगी के सारी मेहनतें, ज़िंदगी के सारे ये जो सफ़र आप बता रही हैं, अब तो मैं सोचता हूँ तो मुझे खुद दहशत होने लग जाती है कि मैं ये क्या क्या करता रहा हूँ। तब वो सफ़र आपने बिल्कुल अकेले शुरू किया? अकेले ही शुरू किया, मैं आपको बता रहा हूँ। 56 साथ नहीं था। 56 रुपये से अकेला लाहौर, यहाँ अपर माल पे कॉलोनी है, बस्ती सैदन शाह। बस अब सफ़र का आगाज समझ लेंगे। 700 रुपये पे मैंने वहाँ, जब मैं जो बुर्जी पार्क और दाता साहब में सोने के बाद मुझ में इतना कुछ थोड़ा बहुत जॉब को काम शाम इधर ढूंढ के पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डाल के गाड़ियों में, तो मुझे कुछ इतने पैसे हो गए कि मैंने कहा छोटा सा एक कमरा ले लेना चाहिए। तो एक कमरा लिया, कच्चा पक्का साहब, और पक्का तो खैर उसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आया, कच्चा ही था ज़्यादा, और 700 रुपये उसका किराया था। यानी जिसमें वॉशरूम भी नहीं था और
पहला दिन मुझे याद है कि मैं वहाँ पे लेट, मेरे पास क्या था, सिर्फ एक बैग था किताबों से भरा जो मैं मुल्तान से लाया हुआ, और वही लेके जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वही, तो मैंने वही किताबें नीचे तकिए के तौर पे बिछाई और नीचे मैंने एक चादर सी बिछाई फर्श पे, कच्चे फर्श पे, ईंटों वाले फर्श पे, और उसी पे सो गया। और फिर आहिस्ता, मुझे याद है मैंने आज से ये 30 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, तो मुझे एक दिन बड़ी खुशी हुई कि मैंने थोड़े पैसे करके तो एक 12 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीद लिया। किसी के पास था तो मैंने कहा ये थोड़े पैसे जमा करके 12 इंच का वो टीवी खरीदा। मेरे ख्याल 1400 रुपये का आया था शायद उसमें, और उसमें वो स्विच होते थे, केबल तो लगी नहीं हुई थी। तो अब मुझे सबसे ज़्यादा शौक था कि मैं यहाँ हूँ और वो थोड़े फासले पे है, टीवी लगा हुआ है, तो ज़रा कोई दूरदर्शन भी लगाना चाहिए, कोई दूसरा PTV2 भी, तो वो कैसे लगाऊं? ये तो उस वक्त ये रिमोट नए आए थे, यार ये कमाल है, यूँ करें और ये होता है। फिर मैंने इतना उसका तरीका सोचा, इतनी लंबे मैंने एक बांस की सोटी सी ली, उसके आगे मैंने एक नट सा लगाया, सेट करके धागे से बांध के। अब ये होता था कि मैं अपने सो कॉल्ड बेड पे, वो जो एक चारपाई सी मैंने ली थी टूटी फूटी सी, उस पर बैठ के मैं यूँ ऐसे निशाना लेके, और ये अब उसके बटन में फंसा के ना वो नट, ये अब चेंज हो गया। सो मैंने वो रिमोट का मज़ा ले लिया वहाँ से। इतना टफ टाइम और आज अल्लाह ताला ने हाँ नहीं यार, सब कुछ दिया। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं, ये जो बातें आपने की हैं, ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी में एक वैल्यू भी ऐड करती हैं और ये एक मोटिवेशन भी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये चीज़ बताने से कतराते हैं, घबराते हैं, और आपने बहुत ओपनली बात की और हर जगह आप करते भी हैं कि मैंने इतना स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम पर। उन लोगों को क्या कहेंगे कि जो लोग इस तरह के अपनी जो गुर्बत कह लें या अपना जो एक बेरोज़गारी, उसकी वजह से उसको वो शर्मिंदगी बना लेते हैं और आगे बढ़ते हुए शर्माते हैं और बता दिया। मेरा ख्याल है हम सब गरीब थे। मैंने तो जो दौर देखा ना, वो अताउल कासमी उस्ताद मोहतरम एक जुमला कहते होते हैं, वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं कि पाकिस्तान में किसी ने लंडा ना पहना हो, लंडे के कपड़े सब उस दौर में क्या था भाई। मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ, हर आप पूछें अपने वालिदैन से पूछें, वो बड़े नॉर्मली बताएंगे कि घर में 2 जोड़े होते थे। मैंने अपने बाप को देखा, एक जोड़ा होता था वो जो पहनते थे नॉर्मली, और एक जोड़ा जिसको हम सारे मोहल्ले वाले और पूरा पाकिस्तान कहता था कि आने जाने के लिए रखा हुआ है। यानी वही जोड़ा अगर कहीं कोई डेथ हो गई तो फिर भी वही पहनना है, अगर कहीं कोई शादी ब्याह आया तो वही पहनना है। जूते भी इसी तरह होते थे नॉर्मल, और सिर्फ हमारे नहीं, हर बंदे के होते थे इसी तरह, हर बंदा सादा था। यानी अगर आप पुराने पाकिस्तान की तस्वीरें देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग ज़्यादातर वो बनियान सी होती है, सलूका जिसे कहते हैं, वो पहन के और धोती पहन के फिरा करते थे बस। ये शलवार कमीज़ कपड़े पहन, ईद के ईद सूट सिलता था, ईद इसकी अलामत होती थी कि अब नया सूट सिलना है। मुझे तो सारी ज़िंदगी यही पता था। अब तो इतना कुछ आ गया, उसके बावजूद हम लोग फिर भी मोटिवेट हो जाते हैं, फिर भी अपने ट्रैक से हट जाते हैं। और मैं सादिया आपको एक बात बताऊं, ये जो आप कह रही हैं ना कि आपने इतनी मेहनत, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, मैं तो और बहुत से लोगों को जानता हूँ, और वो भी होंगे जिनको मैं नहीं जानता। भरे पड़े हैं दुनिया में लोग जिन्होंने मेहनत की है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया जो उन्होंने मेहनत की और जहाँ जहाँ वो पहुँचे हैं। तो ये रही कि मैं कहीं पहुंच गया हूँ, ये तो मुझे नहीं आज तक समझ आया मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, कहीं भी नहीं। हाँ, आप कह लें कि ज़रा माली हालात बेहतर हो गए, माशी पोजीशन ज़रा बेहतर हो गई और चीज़ों की ज़रा समझ आ गई। मुझसे आप पूछे ना, सबसे बड़ा सरमाया मैंने यार कमाए हैं। जो मेरा सबसे बड़ा असासा है ना, वो मेरे दोस्त हैं। ज़बरदस्त जी, वो है असल सरमाया, जिनकी वजह से आज मैं खुश हूँ। कहते दोस्तों का यार हो तो नाकाम। हाँ, दोस्त माशाल्लाह, ऐसे दोस्तों ने ऐसा साथ दिया और दोस्त इस तरह जम के खड़े हैं आज तक हमारे साथ, मज़ा आता है दोस्तों। इसी वजह से आप इतने माशाल्लाह सीना तान के गए दोस्तों का। अच्छा सर, बहुत से मौज़ूआत लिखे आपने, किताबें डिफरेंट तरह की, टाइम फिश आपका बड़ा एक मकबूल हुआ था। ऐसे कौन से मौज़ूआत हैं जिनको अभी तक आप मीडिया पे मुकम्मल तौर पे डिस्कस नहीं कर सकते, आज़ादी नहीं है कि इन मौज़ूआत पे बात करना मुश्किल है और आप चाहते हैं कि मैं करूँ? मेरा ख्याल है जी, रिलीजन जो है, मज़हब, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे कभी कभी दिल चाहता है कि मैं इस मौजू को छेड़ूं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है और वो एक उस बात पे हर बंदा कायम है जो उसने सुनी हुई है बचपन में या जिसको वो मानता है। तो अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि उनकी इज़्ज़त करूँ और उनकी जो बातें हैं उनको एहतराम के साथ मैं फिर
खामोश हो जाऊं? खामोश। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जो मेरा ख्याल है कि ये काम मुझसे ना हो सका तो आने वाले लोगों से ज़रूर होगा, और कुछ लोगों ने किया भी है। मसलन मुझे बड़ा सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जिनमें आप यानी बाकायदा लोग, शुएब मंसूर साहब की मिसाल ले लें जिन्होंने बोल फिल्म बनाई, एक सब्जेक्ट छेड़ा ना उन्होंने, और तमाम तर मुखालफों के बावजूद मुखालफतों के बावजूद वो हिट हुआ सारा। तो हमें वो सब्जेक्ट छेड़ने चाहिए, बर्निंग इशूज़। हमें ना, जब हम जो कहते हैं ना ये बोल्ड इशू ड्रामे में, तो अमूमन लोग समझते हैं इससे मुराद कोई यानी कोई जिस्मानी किस्म का कोई ताल्लुक, ऐसा ही है। ये कोई सेक्स से रिलेटेड चीज़ है। बोल्ड से मुराद कि हमारे यहाँ तो मज़हब पे बात करना भी बोल्डनेस है, कि कोई शख्स अगर मज़हब के किसी इशू को ले जाए, कोई किसी ख़वातीन के इशू को ले जाए, मर्दों के इशूज़ को ले जाए, तो मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसी कोई सिचुएशन आए या कोई ऐसा मौका है जिस पे मैं ये बात कर सकूं, लेकिन उस वक्त जब सब सुनने के लिए तैयार, तो दरमियान में अगर एक भी बंदा कहेगा ना कि मैं सुनने के लिए तैयार नहीं, तो मैं फिर सुनाने के लिए तैयार। और बात भी सही की है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस इशू पे बात बिल्कुल वो सेंसिटिव सी है, और हम जज्बाती बहुत हैं इस मामले में, बहुत ज़्यादा। सर सारी बातें तो बहुत हमने सीरियस कर ली, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारी जो यूथ है, हमारी यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब हो, और आप माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक कामयाब बनाया, और आपने माशाल्लाह आज एक ड्रामा निगार भी हैं, मज़ा निगार भी हैं, पोइट भी हैं, और बेहतरीन होस्टिंग भी कर रहे हैं। वो जो लोग इस फील्ड में भी आना चाहते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी टिप्स जो हैं वो अपनाएं जिससे वो कामयाब हो सके? पहली बात तो मैं आपके गोश गुजार कर दूँ, मेरा ख्याल पहले भी मैं कर चुका हूँ, मैं पोइट नहीं क्लेम करता अपने आप। मैंने शायरी की थी, बड़ा को जहालत का एक दौर था, मुझे शायरी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। शायरी मेरी पहली मोहब्बत है, उसका हाल भी पहली मोहब्बत वाला ही हुआ है। ठीक है, तो मैंने जब शायरी शुरू की तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि शायरों में तो मैं कुछ चौथी सफ़ में आता हूँ, यानी पहली सफ़ में 20-20 शायर खड़े हुए हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में कहीं मेरा नाम आ रहा है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैं तो कभी इसमें आगे नहीं बढ़ सकूँगा। फिर मैंने देखा कि कौन सा मैदान है जहाँ कुछ कम लोग हैं, तो वो कम लोगों वाला मैदान मुझे नज़र आया। सो मैंने शायरी अब भी करता हूँ, नहीं छपवाता, मैं क्लेम ही नहीं करता, मैंने क्यों कहना मैं शायर हूँ। ठीक है, पसंद मुझे बहुत ज़्यादा है, मैं हवाले बहुत ज़्यादा देता हूँ, पढ़ता बहुत ज़्यादा हूँ शायरी। लेकिन इन बच्चों को चाहिए जो ये सीख रहे हैं, जो इस मैदान में आना चाह रहे हैं, वो मेहनत का सबसे पहला सबक ये है। मैं सादिया बताऊँ, मैं मिसाल अक्सर देता हूँ कि ये आप समझिए एक टनल है, सुरंग है एक, और इसके अंदर आग है, पानी, आग है, धुआं है, सांप हैं, बिच्छू हैं, ये आप खड़े हैं, ये कामयाबी है, और रास्ता यही है, जाना इसके अंदर से ही पड़ेगा। तो अगर तो आप कहते हैं कि नहीं यार मैं ये तो बड़ा मुश्किल, फिर बैठे रहे। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे जो, लेकिन इस्लामाबाद को फ़र्ज़ करते हैं कामयाबी, इस्लामाबाद का नाम रख लेते हैं कामयाबी, लाहौर से हमने चलना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जहाज़ मिल गया, सीट मिल गई है, वो यूँ पहुँचे। कुछ ऐसे हैं जिनको ट्रेन में सीट मिल गई, वो भी थोड़ी देर बाद पहुँच गए। कुछ ऐसे हैं जिनको जो अपनी गाड़ी में गए वो भी पहुँच गए जी। कुछ बस में गए, कुछ मोटरसाइकिलों पे, कुछ साइकिल पे। कुछ मेरे जैसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा भाई जाना तो है, वो जो कामयाबी है चल तो पड़े ना। तो हम गिरते पड़ते धक्के खाते चल पड़े, तो आप समझ लें जेलन के करीब तो हम भी पहुंच गए हैं। ठीक है, तो जब हम सारे कोई भी कहीं भी अगर कामयाब लोग इकट्ठे हो जाए ना, वहाँ कोई किसी से नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हैं। कामयाबी पे पहुंचने वाला हर शख्स कामयाब कहलाता है। बस वो कहाँ से आया, किस गांव से आया, उसका बाप क्या करता था, वो मोची का बेटा है, वो दर्जी का बेटा है, कोई नहीं पूछेगा। ये जितने आपके CSS करके जो ऑफिसर्स जाते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पे ये उनकी पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं या आप क्या करता था? नो, बस वो सब ऑफिसर है। तो कामयाबी की मंजिल पर पहुँचने वाले सारे लोग सिर्फ कामयाब हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, बहुत अच्छा पैगाम दिया सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए।
और बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। उसके बाद कोई बात नहीं रह जाती है। अगर आप मुसलसल मेहनत करें और अपने इरादों पे पुख्ता रहें तो आप कामयाब हो सकते हैं। और हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद जो है वो यही है कि हम किस तरह से आपकी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड कर सकें कि आप अगर मुसलसल मेहनत करना चाहें तो आप कामयाब हो सकते हैं। और नाकामी जो है वो अक्सर एक लोग समझते हैं कि जो नाकामी है वो हम मेहनत नहीं करेंगे या करेंगे तो हमें नाकामी ही मिलेगी। ये एक मिथ है और इस मिथ को आपने ख़ुद ही ख़त्म करना है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।